Class. So today we are starting with our chapter 1, history chapter 1, when, where and how. इसके पहले मैंने आपको इस क्लास में इस चैप्टर के काफ़ी कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था। इस चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि हिस्ट्री जो है वो हमारे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होती है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। देन मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास थी उस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जोग्राफिकल फैक्टर्स और हिस्ट्री कैसे करके लिंक्ड होती है। तो मैंने उसमें आपको ये कंडीशन बताई थी कि जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है, जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, वेदर हो गया, इन सब से जो हिस्ट्री है वो काफ़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि अलग अलग एरियाज़ जो होते हैं, कहीं पे जैसे हम मान लें कोई माउंटेन एरिया है, कोई प्लेन एरिया है, तो इस जगह पे रहने वाली जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। और हिस्ट्री हमारा क्या होता है कि हम जब पास के पीपल की लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ते हैं, तो इस तरीके से हमारा जोग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या एक इम्पैक्ट डालते हैं अपना हिस्ट्री पे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स जो कि हिस्ट्री में हमने पढ़े थे, कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ये पाया था कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिमालयन माउंटेन्स एक बैरियर की तरह वर्क करते हैं। बैरियर कैसे कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं तो वो हम पे डायरेक्टली अटैक ना कर पाए, इस तरीके से वो हमें प्रोटेक्ट रखते हैं। साथ ही हमारे कंट्री में जो एक रेगुलेटेड वेदर क्लाइमेट है, एक क्लाइमेट टाइप है, उसको मेंटेन रखते हैं ना। जैसे हमारी कंट्री अगर जैसे को हम हर तरीके का क्लाइमेट देख रहे हैं, समर विंटर सब कुछ देख रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए भी हिमालयस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके साथ मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था कि जो हमारा नॉर्थ होता है, इंडिया का जो नॉर्थ साइड है, जो कि हमारा टॉप मोस्ट साइड होता है इंडिया पे, जो नॉर्थ साइड है, उस साइड में सबसे ज़्यादा जो एम्पायर्स या जो किंग्स थे उनका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो होता था वो वहाँ पे होता था। मीन्स जनरली जो किंग्स होते थे जो यहाँ पे इंडिया पे रूल करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, वो जनरली फोकस करते थे कि नॉर्थ साइड में वो कंट्रोल कर सके। वो रीज़न मैंने कल आपको बताया था कि रीज़न ये था कि यहाँ पे जो रिवर्स थी, उन रिवर्स के आसपास के एरियाज़ काफ़ी फर्टाइल होते थे। फर्टाइल मतलब वो ज़मीनें काफ़ी अच्छी होती थी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, इसलिए वो जो रूलर्स होते थे या फिर जो हमारे पास एम्पायर्स होते थे वो चाहते थे कि हम इन्हीं एरियाज़ में अपना कंट्रोल कर सकें, जिससे कि हमें एक एग्रीकल्चर एक ऑक्यूपेशन की तरह मिल सके। फिर फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारा इंडिया का साउथ एरिया होता है वहाँ पे द्रविडियन स्टाइल था। पहले के टाइम पे यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल चलता था और नॉर्थ साइड में नगार स्टाइल चलता था। तो यहाँ की जितनी बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स हैं, वो सब कुछ हम उसी स्टाइल में देखेंगे बना हुआ होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर इतना तक पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने सिर्फ आपको एक फ्लो चार्ट समझाया था कि जो अभी तक हमने हिस्ट्री पढ़ी, ये सारी हिस्ट्री हमें कहीं ना कहीं से पता चली होंगी, कहीं ना कहीं से तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हिस्ट्री में पहले के लोग क्या करते थे या कैसे कर क्या मेंटेन होता था, क्या लाइफस्टाइल थी। ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ जो हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रही है, किसी मटेरियल की, किसी थिंग की इन्फॉर्मेशन दे रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सोर्सेस। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब हमारी हिस्ट्री को बताने वाली वो चीज़ें जो हमें हिस्ट्री के बारे में बता रही हैं, उन्हें हम क्या कहें, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो मैंने इसके कल आपको सिर्फ थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट दिया था, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं से लेकर स्टार्ट करेंगे। सो सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसे मैंने आपको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके बताया था। वन इज लिटरेरी सोर्सेस, one is literary sources, second one is archaeological sources. One is literary sources, second one is archaeological sources. तो मैंने आपको कल कहा था जो literary sources होते हैं वो sources कौन से होते हैं, जो हमारे पास written material है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्ड सजेस्ट करें लिटरेचर मतलब कुछ written material अगर हमारे पास अवेलेबल है तो वो हमारे पास कौन से सोर्स हो गया, लिटरेरी सोर्सेस हो गया। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो कि आर्कियोलॉजिस्ट से मैंने आपको पहले दिन बताया था, जो चीज़ें जैसे डगअप में मिली, जैसे खुदाई वगैरह में जो चीज़ें मिल सकती थी वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो गया। जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, हमारे पास कॉइन्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए,
इंस्क्रिप्शंस हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आ जाती हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में फर्दर स्टडी करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस में क्या होते हैं? लिटरेरी सोर्सेस में हमारे पास रिटन मटेरियल आता है। जैसे कि हमारे पास कोई बुक है, किसी रूलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसकी वो बुक हो गई, या किसी ने उनके फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट हो गया, फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट या ट्रैवलॉग्स। ये मैंने आपको बताया था। फॉरेन ट्रैवलॉग्स क्या होता है? ट्रैवलॉग्स एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि किसी पीरियड में या किसी टाइम पे अगर कोई पर्सन उस समय उस रूलर के किंगडम में आता है, विजिट करता है, वो उस किंगडम को ऑब्जर्व करता है, देन वो अपने व्यूज़ लिखता है उस किंगडम के बारे में, तो वो एक ट्रैवलॉग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करें, कोई किंग है, चंद्रगुप्त मौर्य का किंगडम था, ऐसे किसी का भी कोई किंगडम है, कोई किंग है, वो अपना किंगडम पूरा चलाए, उस समय कोई पर्सन बाहर से आता है, बाहर किसी कंट्री से वो इंडिया पे विजिट करता है, उस रूलर के वहाँ विजिट करता है, और वो उस रूलर का सब कुछ देखता है कि कैसे करके वो अपनी जो किंगडम है उसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे करके वो अपने जो एनिमीज़ हैं उनसे अपना प्रोटेक्शन रख रहे हैं, सब कुछ वो ऑब्जर्व करता है। देन वो पर्सन उन सब के बारे में एक बुक लिखता है कि ऐसे करके उस किंग का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, ऐसे करके उसका इकोनॉमिक या सोशल कंडीशंस है। तो जब उस पर्सन ने या उस ट्रैवलर ने जो ये चीज़ें लिखी, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रैवलॉग कहते हैं या फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट कहते हैं। आई होप इज़ इट क्लियर टू एवरीवन। तो फिर ये होता है ट्रैवलॉग, मतलब कुछ उनने अपना एक्सपीरियंस जो वहाँ पे देखा था, उन चीज़ों को, अपने व्यूज़ को लिखा है। उसके बाद यहाँ पे एक और आता है रिलीजियस एंड सेकुलर लिटरेचर, एंड उसके बाद आपका आता है सेकुलर लिटरेचर। तो रिलीजियस एंड सेकुलर लिटरेचर में हो गया, जैसे उस समय की, जैसे हमें पता चला कि उस समय लोग होते थे, जो हमारी सोसाइटी होती थी, वो 4 वर्ण में डिवाइड थी। तो वे ये सारी चीज़ें जो रिलीजियस चीज़ें हैं कि कैसे करके लोग अपने जो भी पूजा पाठ है या जो भी उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे कैरी आउट करते थे, क्या बिलीव्स थी, किन डीटीज़ की वो पूजा करते थे, वर्शिप किन गॉड गॉडेसेस की करते थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो होते हैं रिलीजियस लिटरेचर। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सब चीज़ों के बारे में इसमें जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमारे सेकुलर लिटरेचर। तो ये सारी जो चीज़ें हमारे पास रिटन चीज़ें हैं, मैंने पहले ही आपको कहा, जो रिटन चीज़ें आपके पास जैसे बुक्स हो गई या किसी की बायोग्राफीज हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, वो किस में आती है? लिटरेरी सोर्सेस में। सो कम टू पेज नंबर 9। यहाँ से आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें। फिर चैप्टर पेज नंबर 9, इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मैंने आपको कहा, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिन चीज़ों से हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हो जाती हैं। There are many sources through which we can learn about our past। हमारे पास ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिनसे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी का यूज़ किया हो कोई मटेरियल, उसे जब हम स्टडी करते हैं तो हम जान सकते हैं कि पास्ट में क्या होता होगा, कैसे करके लोग उन चीज़ों को यूज़ करते थे, या फिर कोई बुक्स हैं, काफ़ी चीज़ें हमारे पास प्रोवाइडेड हैं जिनसे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। These are broadly divided into 2, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो ये जो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। लिटरेरी सोर्सेज रिफर टू एनी रिटन अकाउंट्स ऑन डिफरेंट राइटिंग मटेरियल्स। तो लिटरेरी सोर्सेज हमारा क्या होता है? लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है कोई भी रिटन चीज़, कोई भी लिखी हुई चीज़ जो कि अलग अलग मटेरियल में लिखी गई हो। मीन्स कभी हम देखते हैं वॉल्स में लिखा है, कभी कोई पेपर में लिखा है, कभी लीव्स में लिखा है। तो ऐसे कोई भी मटेरियल हो, लेकिन कोई लिखी हुई चीज़ हो, तो उसे हम किस में कंसिडर करेंगे? लिटरेरी सोर्सेज। मैंने आपको कहा भी याद रखने का तरीका क्या, यहाँ पे आप देखो लिटरेचर, लिटरेरी, यहाँ तक अगर आप वर्ड देखोगे तो ये लिटरेचर भी शो कर रहा है। तो फिर कोई भी लिखी हुई चीज़, उसको जब हम पढ़ते हैं, दैट इज़ लिटरेरी सोर्सेज। In the ancient times, before the paper was used, books were written on palm leaves or on the bark of the beech tree. These were known as भोजपत्र। तो पहले के समय क्या था? पहले के समय हमारे पास पेपर नहीं था, तो तब के समय लोग किस में लिखा करते थे?
जब पहले के समय हमारे पास पेपर तो अवेलेबल नहीं था, हम लोग पेपर तो अब यूज़ करें, तो पहले के समय जब हिस्ट्री लिखी जाती थी या कोई चीज़ लिखी जाती थी वो किसी भी, जैसे पाम की लीफ हो गई तो उस पर लिखी जाती थी, उन पत्तों पे लिखा जाता था, कई बार जो पेड़ों के बाक्स होते हैं उन पे लिखा जाता था। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, भोजपत्र। तो फिर इन चीज़ों को जो कि ऐसे लीव्स में या फिर किसी बाग में ऐसे लिखा जा रहा है तो इन्हें हम भोजपत्र के नाम से जानते थे। समटाइम्स टेक्स्ट वे रिटन ऑन शीट लैडर एंड वुडन टैबलेट्स। कई बार ये जो लिखी हुई चीज़ें होती थी, कई बार ये पत्तों या फिर बाक्स में ना लिखकर किस में लिखी जाती थी कि जैसे शीप है उसके लैडर पे लिखा गया, उसकी स्किन पे लिखा गया, या फिर किसी लकड़ी पे लिखा गया, वुडन टैबलेट्स पे लिखा गया। ऐसे भी हमें कई रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं। सम ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट वे रिटन ऑन कॉपर प्लेट्स नोन एज ताम्रपत्र। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं जो कि किस में लिखा गया, कॉपर प्लेट्स में। कॉपर प्लेट्स में जो चीज़ें लिखी गई हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, ताम्रपत्र। तो फिर इसमें आप देख रहे हैं ये जो वर्ड है ये तांबा, जो कॉपर को हिंदी में हम तांबा भी कहते हैं, तो उस वे से इसे कहा गया है ताम्रपत्र। These handwritten records of the past in the forms of books are known as manuscripts। तो ये जो रिटन रिकॉर्ड्स है हमारे पास, ये बुक्स की तरह, इन्हें हम क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि हमारे पास सबसे रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होती हैं क्या होती है, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स जो होती हैं इन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स किसी फॉर्म में भी हो सकती हैं, कई बार ये ताम्रपत्र में होती है, भोजपत्र में होती है, मतलब कई बार ये लीव्स में लिखी हुई हो सकती हैं, बाक्स में लिखी हुई हो सकती हैं, कई समय ये किसी वुडन चीज़ में लिखी हुई हो सकती हैं, किसी वे में होती हैं। लेकिन हैंड रिटन रिकॉर्ड्स जो होते हैं हमारे पास, जो हमारी हिस्ट्री को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो फिर यहाँ पे फर्दर हम पढ़ते हैं, लिटरेरी सोर्सेज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब लिटरेरी सोर्सेज फिर से हम डिवाइड करते हैं लिटरेरी सोर्सेज को 3 कैटेगरीज में। तो लिटरेरी सोर्सेज को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रिलीजियस लिटरेचर। फर्स्ट हमारा कौन सा कैटेगरी आ जाता है, रिलीजियस लिटरेचर का आ जाता है। सेकंड हमारा सेकुलर लिटरेचर का आ जाता है। थर्ड हमारा ट्रेवलॉग आ जाता है। तो फिर सबसे पहला हमारा जो आता है वो हमारा लिटरेरी सोर्सेज में 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं लिटरेरी सोर्सेज को। फर्स्ट वन इज रिलीजियस लिटरेचर और सेक्रेट लिटरेचर, सेकेंड वन इज सेकुलर लिटरेचर, थर्ड वन इज फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट और ट्रेवलॉग। तो फिर यहाँ पे एक एक करके हम इन सबके बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपको अभी थोड़ा बता दिया था कि रिलीजियस लिटरेचर जो उस समय की रिलीजियस चीज़ों के बारे में बताता है, सेकुलर जो उस समय के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताता है, ट्रैवलॉग जो उस समय फॉरेन ट्रैवलर्स या जो लोग बाहर से आकर यहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व किया था, उन्होंने रूलर्स को ऑब्जर्व, उनके किंगडम सब कुछ ऑब्जर्व किया था, उनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं उन्हें हम ट्रैवलॉग कहते हैं। सो फर्स्ट वन इज रिलीजियस और सेक्रेट लिटरेचर। A large number of ancient manuscripts of India are religious in nature। हमारे पास लगभग जितनी चीज़ें हमारे पास प्रोवाइडेड है इंडिया की, जितनी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं लिखी हुई, वो जनरली रिलीजियस नेचर की हैं। मतलब उनमें कभी कोई यज्ञ के बारे में, कभी कोई पूजा या कभी कुछ ऐसी चीज़ों के, रिलीजियस चीज़ों के बारे में ज़्यादा मेंशन होता है। राइटिंग्स विच डील विथ रिलीजन आर कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर। वो राइटिंग्स जो कि किसी रिलीजन के साथ डील होती है, उन राइटिंग्स को हम क्या कहते हैं, रिलीजियस लिटरेचर। द एपिक्स लाइक द महाभारत, द रामायण एंड द वेद एंड पुराण, द जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट गिव अस रिलीजियस मैसेजेस। तो हमारे पास रिलीजियस लिटरेचर कौन से हो गए, जैसे हमारे पास महाभारत हो गया, रामायण हो गई, वेद हैं, काफ़ी पुराण है, हमारे पास 4 वेद हैं, पुराण है, उपनिषद हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं वो कब क्या होती हैं हमारे पास, रिलीजियस लिटरेचर, लिटरेरी सोर्सेज। रिलीजियस क्यों हुई, क्योंकि हमें उस समय की रिलीजन के बारे में, उस समय रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो ये हमारे पास रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज होती हैं। इज इट क्लियर?
तो रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज क्या होती हैं? वो लिटरेरी सोर्सेज जिसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो हमें उस समय के रिलीजन के बारे में, उस समय रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। अब रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हो जाता है, जैसे कि उस समय के लोग किन भगवान को या गॉड एंड गॉडेसेस की वर्शिप किया करते थे, क्या वो अपना मेथड्स प्रैक्टिस करते थे या क्या ट्रेडिशन वो प्रैक्टिस करते थे किसी भी पूरी तरीके से किसी गॉड या गॉडेसेस की वर्शिप के लिए, क्या वो मेथड यूज़ करते थे, क्या वो प्रैक्टिसेस किया करते, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ये इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें हम रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। नाउ मूव टू द सेकेंड वन, सेकुलर लिटरेचर। अब हम सेकेंड वाले में आते हैं, सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर टेक्स्ट विच आर नॉट रिलीजियस इन नेचर आर कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर। जो सेकुलर लिटरेचर होता है वो रिलीजियस नेचर के नहीं होते, तो ये हमें क्लियर ही हो रहा है, अगर वो रिलीजियस नेचर के होते तो ये दूसरी कैटेगरी नहीं होती। जब यहाँ पे दूसरी कैटेगरी सेकुलर लिटरेचर, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास कंटेंट होता है सेकुलर लिटरेचर में, वो कहीं से भी रिलीजियस नेचर की नहीं होती, उसमें रिलीजियस चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। A few of them include poems, plays, stories and biographies of kings etc. इनमें क्या इंक्लूड होता है? सेकुलर लिटरेचर में क्या आता है, जैसे किसी किंग ने अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखा तो वो चीज़ें आ जाती हैं। किसी किंग के कोर्ट में जैसे कोई पोएट हुआ, उसने कुछ पोएम्स लिखी, कोई स्टोरी लिखी, ये सारी चीज़ें हमारी सेकुलर लिटरेचर में आ जाती हैं। सेकुलर लिटरेचर हमारे पोएम्स हो गए, कोई प्ले हो गया, जैसे कोई भी प्ले जैसे किसी राइटर ने या किसी ने लिखा है तो वो प्ले हो गया, पोएम्स हो गए, या किसी किंग ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें हमारी सेकुलर लिटरेचर में आती हैं। इसके आगे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं इनका, जैसे कि विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस गिव अस अकाउंट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी एंड कल्चर। विशाखा दत्त ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। इस बुक से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो मुद्रा राक्षस हमारे पास कौन सी कैटेगरी की बुक हो गई? मुद्रा राक्षस हमारे पास सेकुलर लिटरेरी रिसोर्सेज में बुक आती है, ठीक है। मुद्रा राक्षस में क्या हो गया कि हमें मौर्यन सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि जो मौर्यन सोसाइटी थी, जो मौर्यन एम्पायर था, वो कैसे कर सेटअप हुआ था, कैसे कर जो किंग्स थे वो अपनी किंगडम को कंट्रोल किया करते थे, कैसे रूल किया करते थे, कैसे वो अपनी किंगडम को प्रोटेक्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही थी? मुद्रा राक्षस से। और मुद्रा राक्षस हमारे पास कौन सी बुक होगी? सेकुलर लिटरेरी सोर्सेज में आती है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है बनावट्स हर्षचरित डील्स विद द अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन। अब बनावट दूसरे राइटर जिन्होंने एक बुक लिखी थी हर्षचरित या फिर हम कह दें तो उनने रूलर हर्षवर्धन की लाइफ के बारे में हर चीज़ को मेंशन किया था। और इस बुक से हमें जो हर्षवर्धन किंग थे, किंग हर्षवर्धन की लाइफ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट, कौटिल्यास अर्थशास्त्र ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकुलर लिटरेचर। कौटिल्य जिन्होंने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें से भी हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती। तो ये सारी बुक जो हमने पढ़ी, मुद्रा राक्षस हो गया या फिर हमने एक अर्थशास्त्र पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमारे पास कौन सी हो गई? सेकुलर लिटरेरी सोर्सेज की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो सेकुलर लिटरेचर कौन सी बुक्स होती हैं? सेकुलर लिटरेरी सोर्सेज वाली बुक, वो बुक जो हमें किसी किंग के किंगडम के बारे में या किंग के लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वो हमारे पास कौन सी बुक्स होती हैं? सेकुलर लिटरेरी बुक्स होती हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। रिलीजियस बुक्स हमको कौन सी इंफॉर्मेशन देती है? जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वेद हैं, पुराण हैं, ये सारे हमारे पास रिलीजियस लिटरेचर होते हैं। सेकुलर लिटरेचर कौन से होते हैं? वो लिटरेचर जो हमें किंग्स या किंग के किंगडम के बारे में बताते हैं, वो हमारे पास सेकुलर लिटरेचर होते हैं। ये काफ़ी फॉर्म्स में हो सकते हैं, जैसे कि किसी प्ले के फॉर्म में हो, किसी पोएम के फॉर्म में हो, या फिर किसी किंग की ऑटोबायोग्राफी हो। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब वो किंग अपनी लाइफ के बारे में खुद या किसी और के थ्रू लिखवाता है, मतलब वो खुद ही बताता है सारी इंसिडेंट, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जब कोई पर्सन अपनी लाइफ के बारे में खुद उस चीज़ को पब्लिकली बताता हो। इसे क्लियर? तो यहाँ तक आई होप सेकुलर लिटरेचर तक सारा क्लियर हो क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो क्या आती है? फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट या फिर ट्रेवलॉग। Many Chinese, Greek, Roman and Arab travelers came to India in the past.
तो हमारे इंडिया में ऐसे काफ़ी ट्रैवलर्स थे, या फिर हम कह लें ऐसे काफ़ी लोग थे जो कि चाइना से, कभी अरब से, कभी किसी और कंट्री से इंडिया पे टाइम टू टाइम विजिट करते रहे, टाइम टू टाइम इंडिया पे आते रहे। कभी कोई आ रहे बाहर कंट्री से, कभी कोई विजिट करता था, कभी कोई विजिट करता था। दे लेफ्ट बिहाइंड अकाउंट्स ऑफ थिंग्स दैट दे सॉ। तो उन्होंने क्या किया, जब वो यहाँ पे आते थे इंडिया पे, उन्होंने यहाँ की हर चीज़ को ऑब्जर्व किया कि कैसे करके लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे करके लोगों की लाइफस्टाइल है। उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इन चीज़ों को लिखा, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ट्रैवलॉग या फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स। A Greek ambassador to the court of Mauryan king Chandragupta, Megasthenes, wrote a detailed account of Mauryan rule in his book Indica. मेगास्थेनीस एक ट्रैवलर था, एक पर्सन था जो कि बाहर से आया था। उसने एक बुक लिखी थी इंडिका। इंडिका बुक में क्या किया था, उसने सब कुछ मेंशन किया था मौर्यन एम्पायर के बारे में। इंडिका उस बुक का नेम था। इसमें उसने सारी चीज़ें मेंशन की थी कि मौर्यन एम्पायर कैसे रन होता है, क्या वर्क करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में उसने इस बुक में लिखा था। फाहिन एंड ह्यून सैंग बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स केम टू इंडिया फ्रॉम चाइना। तो फाहिन और ह्यून सैंग दो अदर नेम हैं जो कि चाइना से आए थे इंडिया पे। वो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे फाहिन और ह्यून सैंग। वो जब इंडिया पे आए थे उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी, उन्होंने भी अपनी बुक्स लिखी थी, जिससे कि हमें बहुत चीज़ें पता चलती हैं। एंड लेफ्ट अकाउंट्स विच डिस्क्राइब द सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन इंडिया ड्यूरिंग देयर विजिट। तो उनकी बुक्स से हमें उस समय की सोशल कंडीशंस की, सोसाइटी कैसे कर वर्क करती थी, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन की कैसे कर लोग अपनी लाइफ, डेली लाइफ की अर्निंग करते थे, लाइवलीहुड कैसे कर वो अपनी मेंटेन रखते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें फाइन और ह्यून सैंग की राइटिंग से पता चलता है। A few Arab travelers who visited India during the medieval period, Al-Biruni and Ibn Battuta, were among the most prominent travelers. Al-Biruni's book Taqi ke Hind is a mirror of the 11th century India. अब कुछ अरब ट्रैवलर्स के बारे में ही हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास अल-बिरूनी हो गया, इब्न बतूता हो गया, ये भी इंडिया में आए थे अरब से। इनने इंडिया की सारी सिचुएशन के बारे में देखा और इनने एक बुक लिखी थी अल-बिरूनी ने, ताकी के हिंद। ताकी के हिंद ये कहा जाता है कि 11th सेंचुरी में इंडिया पे जो सिचुएशन था इंडिया का, वो पूरी चीज़ें उनने बहुत ही अच्छे से अपने इस बुक में लिखी हुई थी। तो यहाँ पे आपने काफ़ी ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ा, यहाँ पे आपने अल-बिरूनी के बारे में पढ़ा, इब्न बतूता के बारे में पढ़ा, फाहिन, ह्यून सैंग, ऐसे करके आपने काफ़ी ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ा जो इंडिया पे विज़िट जिन्होंने किया था। और जब उन्होंने इंडिया पे विज़िट किया था, उन्होंने इंडिया की सारी कंडीशंस को देखा था कि यहाँ पे लोगों में कैसे डिफरेंसेस हैं, लोग क्या बिलीव करते हैं, लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, और इन चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने अपनी बुक्स में इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया था। और वो बुक्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उस समय के किंग और किंगडम्स को। और इन बुक्स को हम क्या कहते हैं, इन बुक्स को हम ट्रैवलॉग्स या फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये पूरा आपका लिटरेरी सोर्सेज था। लिटरेरी सोर्सेज में हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज फॉर हमारी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका रिलीजियस सोर्सेज। रिलीजियस सोर्सेज वो बुक्स होती हैं जो कि हमें रिलीजियस इंफॉर्मेशन देती है, उस समय के रिलीजन के बारे में या उस समय के वर्शिप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें कोई बुक दे रही है तो वो हमारे पास कौन सी बुक्स हो जाती है, रिलीजियस लिटरेचर हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमने लिटरेरी सोर्सेज में नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ी सेकुलर लिटरेचर की। तो सेकुलर लिटरेचर वो बुक्स होती हैं जो बुक्स हमें उस समय के किंग या किंगडम के बारे में काफ़ी कुछ बता देती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास सेकुलर लिटरेचर हो जाती है। सेकुलर लिटरेचर हमारे प्लेस हो गए, कोई स्टोरीज़ हो गई, पोएम्स हो गई, या फिर किंग की ऑटोबायोग्राफीज़ जो हैं वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, सेकुलर लिटरेचर पे आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रैवलॉग हो गया, फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट हो गया। फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट में क्या होता है कि जो हमारे टाइम टू टाइम इंडिया पे जो फॉरेनर्स या जो दूसरे कंट्रीज से लोगों ने विज़िट किया था, उन्होंने जो बुक लिखी थी उन बुक को हम फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट कहते हैं। इन बुक्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन उस समय की किंग या उसके किंगडम के बारे में मिल जाती है। तो यहाँ पे आपने रिलीजियस लिटरेचर में एग्जाम्पल आपने पढ़ा था महाभारत का,
रामायण का, वेद, पुराण, इन सब चीज़ों के बारे में आपने ये एग्जाम्पल्स पढ़े थे। सेकुलर लिटरेचर आपने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? सेकुलर लिटरेचर आपने एग्जाम्पल पढ़ा मुद्रा राक्षस का। ये सारी बुक्स के बारे में आपने एग्जाम्पल पढ़े थे। मुद्रा राक्षस हो गया, हर्षचरित हो गया, या फिर अर्थशास्त्र हो गया। इन एग्जाम्पल्स को आपने सेकुलर लिटरेचर में पढ़ा था। फिर आता है ट्रेवलॉग, ये फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट। उसमें आपने क्या पढ़ा? उसमें आपने फाइन, ह्यून्स हैं, इन सब के नाम पढ़े। इनकी जो बुक्स थी जैसे टाकी के हिंद, इन सब के नाम्स पढ़े थे, नेम पढ़े थे कि जिनमें इन्होंने उस टाइम के रूलर के बारे में चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन वो मेंशन किया था, उस बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा था। तो यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो ये सारा लिटरेरी सोर्सेज था हमारा। अब हम बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि जैसे जब आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पुरानी चीज़ों को पढ़ते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कोई चीज़ हम देखते हैं उस समय के लोग यूज़ करते थे, किसी बिल्डिंग को उनने बनाया, वो बिल्डिंग फिर रह जाती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है। जब ये आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो चीज़ें, वो बिल्डिंग्स हमारे पास कौन से सोर्सेस हो जाते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो जाते हैं। तो आप देखते हैं पुराने स्टाइल की कोई जैसे हॉल है या फिर कोई टेम्पल है, ये सारी चीज़ें हमारे पास कौन से सोर्सेस हो जाते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। फिर कॉइन्स हैं, उस समय कुछ अलग तरह की करेंसी चलती थी, कॉइन्स चलते थे। अब के समय कुछ अलग तरीके के कॉइन्स चलते हैं। तो उस समय जब हम उन कॉइन्स की स्टडी करते हैं, वो भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो जाते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फर्दर हमारी 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड रहते हैं। फिर हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हो गए। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जैसे कि किसी रॉक में या फिर किसी वॉल पे कोई चीज़ लिखी हुई हो, तो उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी एक एक करके हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। सो कम टू पेज नंबर 10। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द फर्स्ट हैंड एविडेंसेस ऑफ द पास्ट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सबसे पहला एक तरीके से सोर्स था जिन्हें हमने पढ़कर पास्ट के बारे में जाना था। मीन्स लिटरेरी सोर्सेज के पहले हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को पढ़ा था, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रूफ था। तो इन चीज़ों को हमने सबसे पहले स्टडी की थी। दे आर द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट विच हैव सर्वाइव टिल नाउ। ये वो ऑब्जेक्ट्स थे या ये वो मटेरियल थे जो कि पास्ट में यूज़ होते थे और अभी तक हमारे पास प्रेजेंट हैं। दे आर द ruins ऑफ बिल्डिंग। ruins ऑफ बिल्डिंग्स का मतलब जो बिल्डिंग्स उस समय बनाई गई हों उनके कुछ बचे कुचे हिस्से, जैसे वो बिल्डिंग हो सकते हैं इतने सालों में, इतने क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से या फिर कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से वो बिल्डिंग्स हो सकते डिस्ट्रॉय हो गई हों, वो बिल्डिंग्स टूट गई हों, लेकिन उनके जो बचे कुचे पार्ट रह गए हैं उनकी स्टडी करके हम उस टाइम के बारे में जान सकते हैं। टेम्पल हो गए, मॉस्क हो गए, टॉम्ब्स हो गए, मॉसोलियम्स हो गए, पॉटरी, टूल, वेपन, कॉइन्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें उस समय यूज़ की जाती थी लेकिन वो अभी तक हमारे पास प्रेजेंट हैं, चाहे वो हो सकता है ज़मीन के नीचे हो, चाहे कहीं पे रखी हुई हो, जब हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारी कौन सी सोर्सेज में आ जाती है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाता है। These archaeological sources can be divided into 4 types. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अब 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। जैसे लिटरेरी सोर्सेज हमारे कितने टाइप्स में डिवाइड होते थे? 3 कैटेगरीज में। अब हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं? 4 कैटेगरीज में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी हमारा क्या होता है? मॉन्यूमेंट्स। तो सबसे पहला कैटेगरी हमारा होता है मॉन्यूमेंट्स। दूसरी कैटेगरी हमारी आती है, वो आती है हमारी इंस्क्रिप्शंस। थर्ड कैटेगरी हमारी क्या आती है? आर्टिफैक्ट्स। फोर्थ कैटेगरी हमारी कॉइन्स। तो फोर्थ कैटेगरी हमारी कॉइन्स आती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड है: मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स एंड कॉइन्स।
मॉन्यूमेंट्स क्या होगी, जो बिल्डिंग्स हो गई हमारे पास, जैसे कि किंग का पूरा, किंग की जो बिल्डिंग है, किंग का रेजिडेंशियल एरिया हो गया। इंस्क्रिप्शंस हो गई, कोई रिटन मटेरियल जो कि रॉक्स में हो गई, किसी और मटेरियल में या किसी मेटल में लिखी हुई चीज़ें हो गई, उन्हें इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या हो गए, जो पॉटरीज हो गई उस समय, जैसे जो पॉटरी, जो पॉट्स यूज़ किए जाते थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हो गई जैसे कि ज्वेलरी वगैरह, वो सारी चीज़ें हमारे पास आर्टिफैक्ट्स में आ जाती हैं। कॉइन्स हो गए, सिक्के, जो कॉइन्स यूज़ किए जाते थे उस समय, जो करेंसी यूज़ की जाती, सिल्वर हो गई, गोल्ड हो गई, ब्रॉन्ज हो गई, जो भी टाइप की करेंसी यूज़ की जाती थी उन्हें हम कॉइन्स कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ कि इंस्क्रिप्शंस की जो पढ़ाई होती है, जो हम इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं उसे एपिग्राफी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। तो इसकी स्टडी को, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस की जो पढ़ाई होती है उसे क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके हम इन सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉन्यूमेंट्स से, पेज नंबर 10 पे। मॉन्यूमेंट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। पुरानी बिल्डिंग्स जो कि हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स। दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ट। मॉन्यूमेंट्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं उस टाइम के बारे में, किस टाइम पे ये बनाई गई थी। तो उस टाइम के बारे में हमें कौन सी पीरियड इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देता है, मॉन्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन देता है। मच ऑफ आर इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल आर ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो मॉन्यूमेंट्स से हमें उस समय के आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में भी पता चलता है कि उस समय का आर्ट क्या था, उस समय का आर्किटेक्चर क्या था, ये भी हमें मॉन्यूमेंट्स के थ्रू पता चलता है। They also provide us with information about the political, social, cultural and religious beliefs of the times in which they were built. ये हमें उन चीज़ों के बारे में ही बताता है, उस टाइम के बारे में ही बताता है कि उस समय जब किंग ने इस बिल्डिंग को बनाया था उस समय क्या कल्चर चल रहा था सोसाइटी में, क्या नहीं चल रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि कोई बिल्डिंग आपके टाइम पे बन रही है, तो वो बिल्डिंग में वही तो मटेरियल यूज़ होगा जो आपके प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है, जो आपके समय में, आपके टाइम पे जो मटेरियल्स आपके सराउंडिंग्स में अवेलेबल है, आप कोई बिल्डिंग उसी चीज़ों से को तो यूज़ करके बनाओगे, उसी मटेरियल को। तो उसी तरीके से उस समय किंग या जो भी थे जिन्होंने भी ये बिल्डिंग्स बनाई थी, उन्होंने वही मटेरियल यूज़ किया जो उनके इन्वायरमेंट में अवेलेबल था। तो हम जब इस मॉन्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं उस समय कौन से मटेरियल यूज़ होते थे, फिर कौन से स्टाइल यूज़ होते थे। जैसे बिल्डिंग्स बनाने के स्टाइल डिफरेंट होते थे, वो आपने कल पढ़ा था, द्रविडियन स्टाइल एंड नगारा स्टाइल। तो इन दो स्टाइल में जो बिल्डिंग्स हम देखते थे वो एकदम डिफरेंट हो जाती थी। तो इन चीज़ों को भी हम मॉन्यूमेंट्स से स्टडी कर सकते हैं कि किस किंगडम में या किस रूलर ने कौन से स्टाइल को फॉलो किया था, किस तरीके की वो बिल्डिंग्स बनाया करते थे। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें मॉन्यूमेंट्स से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप ताजमहल देख लीजिए, रेड फोर्ट देख लीजिए, इनकी स्टडी करके हमें